कि जैसे जिस दिन आई तो मंदिर लेके गए ये गाड़ी को जी। तो उस दिन इसमें 7 लोग हमने बिठा लिए थे, इनफैक्ट 5 बड़े लोग थे। यानी कि इससे पहले मैं जैसे क्रेटा चला रहा था थोड़े दिन, जी। तो उसमें 100 पहुंचने में ऐसा पता चलता था कि आपको मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। इसमें वो चीज का समझ पता ही नहीं चलता कि कब गाड़ी 50-60-100 तक पहुंच जा रही है, और हाईवे पे तो खासकर फर्स्ट डे तो मेरे को लग रहा था कि भाई कोई ये तो रॉकेट है एक तरीके से। एक कमी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा यहाँ पे कि हेलो नमस्कार जी, मैं आपका दोस्त भूपेंद्र टाटला आज आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ महिंद्रा 3XO का ओनरशिप रिव्यू। तो इसके अंदर महिंद्रा ने क्या है कि मैंने बहुत सारी वीडियो में बार बार बताया है कि इसके अंदर महिंद्रा ने बहुत सारे वेरिएंट तो निकाल दे, लेकिन महिंद्रा ने गेम क्या खेला कि जो इसका जो बेस वेरिएंट है ना वो अपना शुरू हो जाता है 750 से शायद, और इसका टॉप चला जाता है अपने को 1550 तक चला जाता है। अब चक्कर क्या हो रहा था कि महिंद्रा इसका जो बेस मॉडल है ना उसकी डिलीवरी कस्टमर को नहीं दे रहा। अब उसके पीछे मेरे को रीजन नहीं पता कि भाई क्यों कस्टमर को बेस मॉडल नहीं अवेलेबल करवा रहा, क्योंकि उन लोगों को अच्छे से पता होगा जो इस महिंद्रा 3XO के बेस मॉडल के लिए बुकिंग करवाने के लिए या खरीदने के लिए शोरूम तक गया होगा, तो उनको इसकी बुकिंग दिखा रहा है 1 से 2 साल की वो वेटिंग दिखा रही है बुकिंग के ऊपर। तो यार ये पता नहीं महिंद्रा अपने कस्टमर को क्यों नाराज कर रहा है। और मैं इसकी 3XO की डिटेलिंग वीडियो डाल ली थी ना, बहुत सारे भाइयों का कमेंट आया कि सर महिंद्रा क्या कर रहा है कि वेरिएंट तो बहुत सारे निकाल दिए बट वो बेस वेरिएंट की डिलीवरी दे ही नहीं रहा कस्टमर को। तो यार ये तो महिंद्रा की गलत बात है, कहीं ना कहीं अपने कस्टमर को वो नाराज जरूर कर रहा है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, अब ये लगा लो भी अब कोई भी बंदा, अब जैसे इसका बेस वेरिएंट तो शुरू हो रहा है 750 से, अब 7,50,000 रुपए इस गाड़ी के अंदर इन्वेस्ट करके और वो अपने जरूरत के हिसाब से इसके अंदर जो फीचर्स ऐड करवाना है, जो मॉडिफिकेशन करवानी है वो करवा लेगा और उसको वो अपना यानी कि पैसे भी बचा लेगा। लेकिन कंपनी ने तो वो ऑप्शन ही खत्म कर दिया। आप मेरे को छोटी सी बात ये बताओ कि भाई जिस बंदे के पास 12 से 15 लाख का बजट होगा तो वो इस हैचबैक की तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि इसको वैसे तो मिनी एक्सयूवी बोलते हैं, तो वो चला जाएगा अपनी प्रॉपर एक एक्सयूवी की तरफ जाएगा कुछ पैसे और डाल के, तो उनको प्रॉपर एक अच्छी एक्सयूवी गाड़ी मिल जाएगी। और एवरेज की बात करें तो ये भी अपने को वही 12-13 का या 10 का एवरेज निकाल के देती है, वही एवरेज अपने को स्कॉर्पियो एन में, और अपने भाई अगर थार के बोले तो थार भी अपने की 10 की एवरेज इजीली निकाल के देती है, तो एवरेज का भी ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन भाई मैं ये नहीं कहूंगा कि गाड़ी खराब है, नो डाउट गाड़ी बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छी और प्यारी गाड़ी है, लेकिन महिंद्रा सबसे बड़ी जो कमी कर रखी है कस्टमर को कहीं नाराज किया है, वो इसी जगह नाराज किया है कि भाई या तो वो वेरिएंट नहीं निकालने थे, और निकाल भी दिए तो उनकी डिलीवरी तो करनी चाहिए थी बेस वेरिएंट। और पब्लिक क्या है कि मिडिल क्लास फैमिली होती है, वो भाई बेस वेरिएंट ही पसंद करती है, या फिर कुछ लोग होते हैं जिनको मॉडिफिकेशन का शौक होता है, वो बेस वेरिएंट लेके और उनके अंदर अपने हिसाब से वो मॉडिफिकेशन करवाते हैं। तो चलो अब हम बात करेंगे इस गाड़ी के ओनर से, उनसे पूछेंगे कि ये गाड़ी उन्होंने कब परचेज की, कितने में उनको पड़ी, कितने किलोमीटर वो इसके साथ ड्राइव कर लिए, कहाँ की जर्नी उन्होंने इस गाड़ी के साथ कर ली है, तो सभी बातें हम करेंगे इस गाड़ी के ओनर से। तो चलो अब मैं मिलवाता हूँ फाइनली इस गाड़ी के ओनर से। नमस्कार मनीष जी। नमस्ते। क्या हाल चाल है सर? सर बड़ी मुश्किल से आपने टाइम निकाल के दिया मेरे को। तो टाइम तो ऐसे ही है। तो हमारे मनीष जी थोड़ा बिजी जरूर रहते हैं, क्योंकि मैंने मनीष जी से भाई बहुत टाइम लिया, लेकिन आज प्रॉपर मैंने मनीष जी को पकड़ ही लिया है। तो मनीष जी मेरे को ये बताओ कि ये गाड़ी आपने कब परचेज की थी? तो ये गाड़ी मैंने जैसे इसकी बुकिंग ओपन हुई थी 15 तारीख को, अच्छा, उससे पहले ही मेरी बात हो रखी थी, तो मैंने जैसे ही बुकिंग ओपन हुई मैंने इसकी बुकिंग डाल दी थी। ओके। और मैंने पहले पता किया आसपास सारे शोरूम में, अलवर भी, जयपुर में 2-3 ब्रांच है जी। फिर अपना कोटपुतली से मैंने ये गाड़ी परचेज करी। अच्छा, कोटपुतली केएस मोटर्स है। केएस मोटर्स है सर। तो फिर उन्होंने मेरे को इसी बात पे मैंने किया कि भाई मेरे को फर्स्ट डे डिलीवरी चाहिए, ठीक है, और मेरे को ये वाला मॉडल चाहिए। ऑल्दो मैं देख रहा था कि ऑटोमेटिक लूं, तो या तो MX3 Pro का ऑटोमेटिक जी, या फिर ये वाला AX5, तो ये मेरे को मिल गया, इसलिए तो यानी कि आप तो बेस मॉडल की तरफ उस भीड़ के अंदर फंसे ही नहीं, वेटिंग लिस्ट के अंदर। देखो उसमें क्या है कि आप बेस मॉडल लो, फिर उसमें आपको 2-3 दिन निकाल के दिल्ली जाओ, उतना टाइम देखो अपने पास। और देखो मैंने पहले बोला था कुछ लोगों का शौक होता है मॉडिफिकेशन लगाने, और बाकी जो मनीष जी तो वैसे भी काफी सही आदमी है, तो ये चाहते हैं कि प्रैक्टिकल जो कंपनी चीज देती है ना वो ही रखना पसंद करते हैं, गाड़ी के अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज सही लगवाना आप पसंद नहीं करते। एक्स्ट्रा तो इसमें अगर मेरे को लगवाना भी होगा तो मैं एक फॉग लैम्प जरूर लगवा लूंगा। फॉग लैम्प उसकी तो जरूरत भी पड़ती है, वो सर्दियों में जरूरत पड़ेगी तो तब तक लगवा लेंगे, तो बाकी कुछ कोई कमी
ऐसे है नहीं फीचर वाइज। देखो मैं इंतजार इसीलिए कर रहा था 3XO के ओनरशिप रिव्यू का, क्योंकि एक तो गाड़ी क्या कि अभी 26 तारीख से डिलीवरी हुई थी, और मैं बीच में आपको एक बात और बता दूं कि 26 तारीख से शायद डिलीवरी शुरू हुई थी इसकी। हाँ जी, हाँ। तो उस दिन था संडे और शोरूम थे बंद, लेकिन मनीष जी ने संडे वाले दिन ही इसकी डिलीवरी ली थी शायद आपने ना। तो ये क्योंकि ऐसी क्या इमरजेंसी सर, आप वेट क्यों नहीं कर सके इस गाड़ी के लिए? नहीं, मैं एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, मैं काफ़ी टाइम से गाड़ी देख रहा था, और इससे पहले एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में इससे पहले मेरे पास XUV 500 थी जी। जो कि फुल साइज SUV है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, मान लो मैं यंग ड्राइवर हूँ, मैं तो चला लेता हूँ, राइट। लेकिन सपोज मेरे पापा हैं, वो थोड़े एज है तो वो नहीं चला पाएंगे, ठीक है। फिर मेरी वाइफ है, वो भी नहीं चला पा रही थी, अच्छा। ठीक है। तो मेरे को थोड़ा ऐसा चाहिए था कि थोड़ी छोटी गाड़ी हो जिसको सब लोग ड्राइव कर सके, ठीक है। तो फैमिली में काम आ जाए सभी पर्सन के लिए। जी। तो अक्सर हम ये सोचते हैं, आम धारणा ये होती है कि भाई बड़ी गाड़ी के लिए लोग जाना चाहते हैं, पर जरूरत जब इंसान को जैसी होती है ना, उस हिसाब से उसको वैसा प्रोडक्ट लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं क्या होता है कि ओनरशिप रिव्यू के लिए गाड़ी जो चुनता हूँ ना, और उसका ओनर चुनता हूँ, मैं एक ऐसा एक्सपीरियंस वाला बंदा चूज करता हूँ, क्योंकि अब जैसे मनीष जी ने शायद पहले दो या तीन गाड़ी रख चुके हैं, तो उनको क्या है कि एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस होता है। तो जैसे कोई गाड़ी नई लॉन्च होती है ना, तो उनको पता चल जाता है, जैसे 1000 किलोमीटर, 400, 500, 2, 2.5, 3,000 किलोमीटर चलाने के बाद उनको गाड़ियों की अच्छी बुराई के बारे में उनको पता चल जाता है। हालांकि गाड़ी को जितना टाइम बिताते हो तभी अच्छी चीज पता चल पाता है, लेकिन एक अनुभवी आदमी होता है ना, उनको एक अच्छे से कम टाइम के अंदर वो पता कर लेता है गाड़ी अच्छी है या बुरी है। तो मनीष जी, इससे पहले आपने कौन कौन सी गाड़ी रखी है? तो इससे पहले जैसे मैंने बताया XUV 500 रही है, उसके अलावा फैमिली में बड़े भैया चलाते हैं, बलेनो चलाते हैं वो, वो मैंने भी चलाई है काफ़ी। फिर उसके अलावा और भी बहुत सारी गाड़ियां रही हैं, जैसे नेक्सॉन इलेक्ट्रिक है मेरे कजिन के पास। तो इस तरीके से मतलब है, क्रेटा भी रही है फैमिली में, तो काफ़ी गाड़ियां मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि इस की तरफ आपका कैसे आना हुआ। जैसे आपने XUV चलाई है, तो आपने अब इस सेडान के अंदर, यानी कि बोलते तो लोग इसको मिनी XUV है, तो इसके कॉम्पिटिटर अगर मार्केट में देखें तो अपने को बहुत सारी मिलती है, जैसे होंडा वेन्यू भी मिलती है, ऐसे अदर बहुत सारी गाड़ियाँ। तो आप इसी की तरफ रुक कैसे किया आपने? तो मैंने इसका हर कंपटीशन की गाड़ी को जाके शोरूम पे देखा, उसका एक्सपीरियंस लिया। मैंने वेन्यू भी देखी थी, किया सोनेट भी देखी थी, ब्रेजा मेरे को पसंद नहीं है वैसे ही, ठीक है। तो वो मैंने देखी चला के, बट मेरे को उतना पसंद नहीं है। मेरे को क्या थोड़ी फीचर रिच गाड़ी चाहिए थी, और सेफ्टी भी चाहिए थी। जी, सेफ्टी तो जरूरी है, उसके लिए मैंने टाटा की भी गाड़ी देखी। तो टाटा की गाड़ी में मेरे को ठीक है, डिज़ाइन बहुत अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन अंदर बैठ के सब कुछ टच है, तो वो चीज़ मेरे को पसंद नहीं आई उसमें। मेरे को थोड़े से बटन भी चाहिए, जैसे वॉल्यूम भी ऊपर नीचे करनी है तो टच करके करना, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। कि सपोज ये तो इलेक्ट्रॉनिक है, ख़राब हो गया तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो वो चीज़ करके फिर मैंने इलेक्ट्रिक और नॉर्मल पेट्रोल हर तरह की गाड़ी देखी, और 400 का मेरे को आपने इलेक्ट्रिक भी देखी थी? जी, मैंने इलेक्ट्रिक में कौन सी देखी थी आपने? इलेक्ट्रिक में नेक्सॉन देखी थी, पंच देखी थी। अच्छा। पंच में बुक स्पेस नहीं है। देन नेक्सॉन और 400 पे कंपेयर किया तो मेरे को 400 का इंटीरियर ज़्यादा अच्छा लगा, और पर उसमें वही है कि थोड़ा मैंने और रिसर्च किया तो पता चला कि उतना अच्छा फीडबैक नहीं है, अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आसपास कि भाई आप गाड़ी को कहीं लेके जाओ तो फ्री माइंड से ले जाओ, क्योंकि कहाँ चार्ज करोगे, कहाँ क्या मिलेगा, तो वो चीज़ का थोड़ा मेरे को था। बट तब तक महिंद्रा ने ये गाड़ी अनाउंस कर दी थी, और टीजर से ही पता चल गया था कि इंटीरियर तो सेम 400 वाला ही आने वाला है। तो बस फिर उसी चक्कर में मैंने कहा अब इतना रुक गए हैं तो 15-20 दिन और रुकते हैं। पर मैंने ये मेक श्योर किया कि मैं जहाँ जो शोरूम मेरे को 26 तारीख को डिलीवरी दे देगा, भाई उससे पहले आप दे नहीं सकते क्योंकि कंपनी अलाउ नहीं कर रही। अगर आप फर्स्ट डे दे दोगे तो मैं आपको बुकिंग कर लूँगा। तो मैंने अलवर भी बात की हुई थी, जयपुर भी 2-3 शोरूम में बात की हुई थी, इवन मैं गुड़गांव तक भी गया था। अच्छा, आपने गुड़गांव तक भी चक्कर लगाए? जी जी जी। तो जहाँ से मेरे को फर्स्ट डे डिलीवरी मिलेगी तो वो मेरा
प्रायोरिटी रहा, तो कुदरती अपने को अपने लोकल कोट अपने कोटपुतली इजीली मिल गई। मनीष जी मेरे को ये बता दो कि अब इससे पहले अपनी महिंद्रा की 300 होती, 500। नहीं आपके पास 500 अच्छा, अब वैसे 300 होती है। हाँ, अब जी, उसी को ये अपग्रेड करके 3XO के नाम से आ गई। अब ये क्या है कि एवरेज के नाम से लोग इसको काफी टोल करते हैं, तो वो भी लोग बताते हैं कि 10 से 12 की एवरेज निकाल के देती है। तो इसका आपने जब ये चलाई है तो इसका एवरेज आपने क्या एक्सपीरियंस किया है? तो मतलब कंपनी ने भी बोला है कि भाई एवरेज में उन्होंने थोड़ा काम किया है, इम्प्रूवमेंट किया है, जी और उस चीज में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट तो है। जैसे अभी मेरे को ये लगभग 13 की एवरेज दे रही है, जी पर देखते हैं सर्विस के बाद वो इम्प्रूव होती है या कैसे। बाकी अगर 300 से बात करें जी तो वो थोड़ा वैसा था कि भाई बड़ी गाड़ी को थोड़ा काट दिया है, हम्म। पर वो चीज उन्होंने डिजाइन के साथ थोड़ी ठीक कर दी है। डिजाइन के साथ तो खेल रहा है महिंद्रा ने। हाँ जी जी। तो ये डिजाइन की चलो बात आ गई, तो सर मेरे को बताओ कि आपको देखने में जब आप घर पे लेके गए तो फैमिली को, बच्चों को कैसी लगी डिजाइन में देखने पे? देखो फैमिली को तो बहुत पसंद आई, सही बताऊं तो। अच्छा तो मेरी मदर को काफी अच्छी लगा ये डिजाइन देख के। इवन उन्होंने आने से पहले मैंने फोटो भी दिखाया था, तो उनको काफी पसंद आया ये। इसमें थोड़ा मैं बोलूँगा कि फ्रंट थोड़ा सा किसी को पसंद आएगा या नहीं आएगा, वैसा है कि आप बीच का नहीं मिलेगा कोई। या तो अच्छा। किसी को पसंद आएगा या तो नहीं तो आएगा। आप अपनी राय बताओ, आपको कैसा लगा? अब मेरे को Personally- लगता है कि आपको कुछ तो चाहिए था इसमें बदलाव। जी। क्या आपको मिसिंग कर रही हो तो फ्रंट में ऐसा कुछ जो आपके दिमाग में हो? नहीं, ऐसा कुछ मिसिंग तो नहीं है, जी पर थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा और इसको सिंपल कर सकते थे। जैसा पहले था उसको बहुत ज्यादा ना चेंज करके थोड़ा उसी तरह रखते। बाकी जिसका जो रियर है जी, वो मुझे बहुत पसंद आया। यानी कि फ्रंट से और जो गाड़ी का रियर प्रोफाइल है वो आपको ज्यादा जी। अट्रैक्टिव लगी? जी जी। और बाकी साइड से आप अगर देखोगे तो साइड से भी बहुत अच्छा किया है। पहले जो कटी हुई गाड़ी लगती थी अब वो नहीं लगती। वो बंद हो गई। पहले वो पीछे की तरह वो यानी कि कटी वो हाँ। डिग्गी थी ना पीछे, वो ऐसी कटी हुई सी दिखती जी, थी। जी। अब वो समस्या तो खत्म हो गई। तो चलो मनीष जी बातें लंबी खिंच जाएंगी, तो मैं अब बात करता हूँ कि आपने इस गाड़ी से अभी तक टूर कहाँ किया है? तो अभी तो 1 हफ्ता ही हुआ है मेरे को, और कोई लंबा टूर तो नहीं किया। बाकी आसपास ही रनिंग रही है 50-60 किलोमीटर की। बाकी अभी तक तो ठीक है सारा एक्सपीरियंस। देख वो इससे पहले डीजल चला रहा था मैं, अच्छा। और डीजल में भी 2000 सीसी का इंजन इतना बड़ा है, तो उससे और आप एक पेट्रोल पे आ जाओगे 1200 सीसी, तो वो चलाने में तो बहुत स्मूथ है। तो वैसे कोई समस्या नहीं आई मेरे को अभी तक, चलाने में बहुत मजा आ रहा है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखते हैं अभी कोई लंबा टूर होगा तो उसका भी बताएंगे। प्लान है क्या अभी, या अभी कोई प्लान नहीं किया नहीं, आपने? अभी तो कुछ ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन अगर कुछ होगा तो देखते हैं। मनीष जी मेरे को ये बताओ, ये आप उन्हें बात तो बहुत कर ली, जी। तो मेरे को अभी तक ये नहीं बताया आप ये वेरिएंट कौन सा है? तो ये AX5 का मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट है। ये पर्टिकुलर वेरिएंट चूज करने के पीछे कारण ये था कि इस वेरिएंट में आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो महिंद्रा के। लाइक महिंद्रा ने बोला कि मिनी XUV 700 है, तो वो सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। आपको 2 बड़ी बड़ी स्क्रीन मिल रही हैं, ठीक है, डुअल जोन AC मिल रहा है, सनरूफ मिल रहा है, और अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं डायमंड कट में। तो मेरे को ऐसा कोई फीचर मिसिंग लगा नहीं इसमें। इससे ऊपर अगर मैं जाता AX7 में तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जा रहा है, और उसमें फीचर्स जो मिल रहे हैं कि 17 इंच के टायर हैं और बड़ी पैनोरामिक सनरूफ है। देखो टू बी ऑनेस्ट, सनरूफ तो ऐसा कोई जरूरत का फीचर है नहीं, ये तो एक तरह से बस बना दिया है कि भाई सनरूफ होनी चाहिए। और उस पे भी अगर है, ये छोटी है चाहे बड़ी है, तो मेरे को नहीं लगता उससे कुछ फर्क पड़ता है। उल्टा मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर बड़ी सनरूफ है तो गर्मी ज्यादा होगी गाड़ी में। हाँ गाड़ी में, क्योंकि धूप में अभी तो गर्मी का टाइम चलता है, तो हीटिंग वाली समस्या रहेगी। जी मनीष जी महिंद्रा ने एक चीज और भी अच्छी दे रखी है, अंदर तो मेरे को कहीं कोस्ट कटिंग देखने को नजर नहीं आई। यहाँ पे अपने को ये जलती, अच्छा ये अपने को ये तो मेरे को मिलती है कि LED नहीं मिलती यहाँ हाँ, पे। ये LED नहीं है, और ये
हाइड्रोजन halogen मिलती है, हाँ। और ये पीछे की तरफ भी अपने को अलग से मिलती है। तो जी। ये चीज तो मेरे को काफी अच्छी लगी। जी। जो वेरिएंट है ना, मेरे को लगता है कि एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, और एक मजबूरी भी बोल सकते हैं जिन लोगों को बेस वेरिएंट चाहिए, क्योंकि मैं उस तरफ ज्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मैं परेशान हो गया मनीष जी, मेरे पास बहुत सारे लोगों की शिकायत आई थी बेस मॉडल के बारे में। जी। तो लेकिन अब जितना महिंद्रा दे रहा है ना, उनके अंदर ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बोल सकते हैं। जरूरत के हिसाब से कस्टमर में वो सब इसके अंदर अपने को फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं। तो सर मेरे को ये बताओ कि जैसे अब गर्मी चल रही है बढ़िया, हाँ और 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चल रहा है, जी। तो लोग बोल रहे हैं कि गाड़ियों की जो एसी है ना वो कूलिंग नहीं कर रही। तो इसका क्या रिस्पॉन्स है? आपने कभी दोपहर के टाइम में गाड़ी को ड्राइव किया हो तो? जी, इसका मतलब मेरा अगर मैं बताऊं महिंद्रा के साथ ही ओवरऑल एक्सपीरियंस, जी। मैं काफी टाइम से महिंद्रा यूज कर रहा हूं, जी। तो एसी के मामले में बहुत परफेक्ट गाड़ियां रहती हैं महिंद्रा की, और ये भी सेम वही चीज फॉलो कर रही है, और काफी अच्छी कूलिंग, फटाफट एकदम कूलिंग हो जाती है। और इनफैक्ट इसमें डुअल जोन है, तो उसका इतना यूज तो है नहीं, तो मन करता है तो कभी कर लेते हैं, नहीं तो अगर मैं सिंगल चला रहा हूँ तो सिंगल जोन में चल जाता है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई कूलिंग, गर्मी के टाइम में अपने को कुल मिला के बढ़िया हाँ कूलिंग जी, हाँ मिल जी, जाती है। कूलिंग बढ़िया दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर मैं देखता हूँ कि इसके अंदर अपने को ये कि जो अंदर का जो इंटीरियर है ना, ये अपने को वाइट वाइट दिखता है। जी। तो ये आपको कई बार नहीं लगता कि बच्चे कई बार गंदे हाथ वगैरह लगाते हैं, या मार्केट से कुछ सामान लेके आते हैं तो थोड़ा सा सफाई वाली सरदर्दी तो कहीं बढ़ गई इसमें? जी जी जी, वो तो है, पर मेरे को लगता है ये वाइट के साथ थोड़ी प्रीमियम फील आ रही है गाड़ी में। लेकिन फिर वही बात है, इससे ऊपर वाले वेरिएंट में सीट भी सफेद है उनकी। अच्छा। तो एटलीस्ट वहां तो अपन बच गए। पर ये है कि हाँ, इसमें थोड़ा है, तो अब वो तो देखो, अब थोड़ा, अब अगर एक्सपेंसिव चीज ले रहे हैं तो थोड़ा मेंटेनेंस पे भी खर्चा करना पड़ेगा। आप बेस मॉडल लोगे तो उसमें फिर ये सब चीजें, डुअल टोन वगैरह शायद नहीं आता, तो वो चीज में आप वहाँ बच सकते हो। बट इसमें है थोड़ा मेंटेनेंस, तो हाँ, इंटीरियर पे कभी ड्राई क्लीनिंग वगैरह करानी पड़ेगी, तो वो तो उतना तो है। सर इसके अंदर मेरे को एक चीज तो मिसिंग लगी जी। मेरे को। अब जैसे गर्मी का टाइम है, आप जब ड्राइव करते हो लंबी, अभी तो जब एक नीचे से क्या है कि पसीने आने लग जाते हैं, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वेंटिलेटर शेड तो मिसिंग है इसके अंदर। जी। तो वो आप करते हो मिस उसको, या फिर नहीं है आपको उस चीज की जरूरत? देखो, जैसे मैंने बताया, मैंने सोनेट भी देखी थी, जी। जो उसमें वेंटिलेटेड सीट आती है, वो बड़ा अच्छा फीचर मेरे को लगा। पर उसमें एक चीज है कि वेंटिलेटेड सीट तभी काम देती है जब आपकी लेदर या लेदराइट की सीट होगी। राइट। अब इसमें फैब्रिक की सीट है ये, ठीक है, तो इससे ऊपर वाले वेरिएंट वाले शायद वो फीचर को मिस करेंगे, हम तो नहीं करेंगे, देखो। राइट। तो सर अब म्यूजिक बज ही गया, तो ये भी माइंड में याद ही आ गया मेरे को। तो मेरे को ये बता दो कि इसमें अपने को महिंद्रा में कौन सी कंपनी के स्पीकर अपने को अवेलेबल करवाती है? देखो, महिंद्रा बोलती है टॉप मॉडल में हारमन गार्डन का है, बट इसमें तो शायद नहीं है। अच्छा। बाकी इसमें 6 स्पीकर्स हैं, जैसे ये भी हैं, ट्विटर भी है, स्पीकर भी यानी है। कि 6 स्पीकर और 2 ट्विटर मिल जाती है अपने को। जी जी। और तो मतलब साउंड वाइज ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो और मैंने चेक किया वॉल्यूम बढ़ा के भी, एंड इसमें काफी लाइक आप साउंड बेस वगैरह भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल ऑडियो वगैरह काफी अच्छा है, ब्लूटूथ से बात करना वो सब ठीक है। एक कमी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा यहाँ पे कि मैं अब आईफोन यूजर हूँ, ठीक है, तो मेरे को एप्पल कारप्ले लगाना होता है। वो मेरे को अभी हफ्ता हो गया गाड़ी लिए, लेकिन वो अपडेट अभी तक नहीं आया। कंपनी से मेरे को कॉल भी आ चुका कि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाएगा, आप बेफिक्र रहिए, लेकिन बट अभी तक तो आया नहीं है। तो देखते हैं कितने और दिन वो उस चीज का वेट कराते हैं। मेरे को एक चीज और बता दो आप जी, ये जब आपने इस गाड़ी को अभी तक हाई स्पीड क्या चलाया है? देखो, मैंने अभी तक इसको बहुत फास्ट तो नहीं चलाया, पर अपना जो हाईवे लिमिट है 100 का, वहां तक बहुत ही प्यार से मतलब जाती है। इवन फर्स्ट डे तो मेरे को लग रहा था कि भाई कोई ये तो रॉकेट है एक तरीके से, क्योंकि यार इंजन, मैं यही पूछना चाह रहा था, यानी कि जब आप इस गाड़ी को सोपी हाईवे पे चला रहे थे तो गाड़ी का बैलेंसिंग कैसा देखने को लगा अपने को? बिल्कुल एकदम, गाड़ी एकदम रोड से चिपक के चलती है, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। इवन मैं वही बोल रहा हूँ कि
कब गाड़ी 90-100 पहुंच गई मेरे को पता ही नहीं चला। अच्छा। और एकदम मैं आसपास देख रहा हूँ कि अरे मेरे को अंदाजा ही नहीं आ रहा स्पीड का। तो इससे पहले मैं जैसे क्रेटा चला रहा था थोड़े दिन, जी। तो उसमें 100 पहुंचने में ऐसा पता चलता था कि आपको मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। इसमें वो चीज का पता ही नहीं चलता कि कब गाड़ी 50-60-100 तक पहुंच जा रही है, और हाईवे पे तो खासकर। तो इसमें बहुत स्मूथ है, वो है स्पीड, बड़ी जल्दी स्पीड पकड़ लेती है गाड़ी। तो सर मेरे को अब ये और बता दो, जब हाईवे पे आपने ये चलाई है तो उस टाइम चारों विंडो बंद करने के बाद बाहर की जो नॉइस आती है वो उस पे कैसी अपने को मिलती है? नहीं, अच्छा वो है कि बाहर से ऐसी कोई नॉइज डिस्टरबेंस वगैरह कुछ भी नहीं आता, तो काफ़ी अच्छा है। इवन स्टार्ट भी करेंगे तो इंजन का उतना कोई साउंड नहीं आता, क्योंकि पेट्रोल इंजन लेने का यही सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है, आपको माइलेज थोड़ी सी कम मिलेगी, पर एकदम आपको स्मूथ गाड़ी, ना कोई स्मेल गाड़ी में, ना कोई साउंड, वो सब चीज़ों में आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो सर मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 2-4 सवाल हो रहे हैं मेरे। तो आप मेरे को ये बता दो कि इसमें स्पेस के मामले में आप क्या कहना चाहोगे इसमें? देखो, इस स्पेस के मामले में अगर आप बैठने के हिसाब से देखोगे जी। तो प्रॉपर 5 सीटर है, 5 बड़े लोग। हम मतलब आपको मैं बताऊं कि जैसे जिस दिन आई तो मंदिर लेके गए ये गाड़ी को जी। तो उस दिन इसमें 7 लोग हमने बिठा लिए थे, इनफैक्ट 5 बड़े लोग थे। यानी कि फैमिली को पूरे को पसंद आ गई थी, बोल दूसरी गाड़ी लेके नहीं चलेंगे, बैठेंगे तो नई गाड़ी में बैठेंगे। अब वो 5 बड़े लोग थे और 2 बच्चे थे, तो 7 लोग इस तरह बैठे थे। बाकी पीछे की सीट पे 3 एडल्ट लोग आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है। यानी कि थाई सपोर्ट वगैरह स्पेस अच्छा मिल जाता है। जी जी। अब मैं तो वैसे पीछे बैठ के नहीं देखा हूँ, अच्छा। बट देखते हैं पीछे वो जो फैमिली का रिस्पॉन्स लिया है वो बढ़िया मिला आपको? बढ़िया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मेरे को लगता है कि बूट इसका अभी भी उतना कुछ खास इम्प्रूव हुआ नहीं है। बाकी ये है कि भाई उन्होंने एक तरह से बस कहने के लिए कि भाई बूट स्पेस बड़ा है, ये है वो है, बाकी मेरे को कुछ ऐसा फील हुआ नहीं। और वो अपने को बूट स्पेस में पार्सल ट्रे वगैरह दिया है या नहीं दिया? नहीं, अभी तक कंपनी बोल रही है कि पार्सल ट्रे अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो वो चीज है, वो चीज मतलब थोड़ा अगर कह सकते हैं कि मिसिंग है, पर मेरे को नहीं लगता कि वो चीज, क्योंकि हम रोज तो इतना सामान लेके नहीं चलते। जी जी। ठीक है, और कब इसमें 60-40 है, अगर मान लो कभी 2 लोग हुए और सामान ज्यादा हुआ तो सीटें फोल्ड करके भी यूज कर सकते हैं। तो वैसे प्रैक्टिकलिटी वाइज कोई ऐसी समस्या नहीं है। बाकी ये देखो, अब वो तो आप या तो बड़ी गाड़ी ले लो या अपनी छोटी प्रैक्टिकल गाड़ी ले लो, वो तो यूज के हिसाब से आपको जैसी लोगे वैसा काम करके दे देगी वो। तो मेरे को सर एक बार इसका आप फाइनल प्राइस और बता दो, ये गाड़ी आपको ऑन रोड कितने में पड़ी है? तो ये मेरे को लगभग ऑन रोड पड़ी है, एक्चुअली इसका प्राइस कंपनी ने बोला था कि 1275 पे मेरे को ये मिलेगी जी। ठीक है। फिर मैंने थोड़ा बोला कि भाई मेरे को एक्सेसरीज आप जो दे रहे हो जी, वो कंपनी बोला कि थोड़ा कंपलसरी है, ये आपको लेनी पड़ेगी। अच्छा, कि महिंद्रा ने आपको एक्सेसरीज तो चिपकाई दी? नहीं, मैंने कन्विंस किया उसको कि देखो एक्सेसरीज मेरे को नहीं चाहिए, मैं जो जरूरत की एक्सेसरीज है वो ले लूंगा, ठीक है। आपको मतलब सारी मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी बिडिंग क्रोम वगैरह आ रहा था। मतलब वो क्या क्या चिपका रही थी उस टाइम शोरूम वाले आपको? तो उसमें इतनी चीजें थी कि आगे क्रोम गार्निश, पीछे डोर पे क्रोम, ये वो फलाना। और शायद वो आपको पसंद भी नहीं है, मेरे को जहाँ तक आपकी जो पसंद है मेरे को समझ में आ रही है, आपको क्रोम चाहिए भी नहीं। नहीं, मेरे को क्रोम इतना कुछ पसंद नहीं। और मेरे को लगता है कि वो एक टाइम के आने के बाद वो थोड़ा क्रोम भी ब्लैक सा हो जाता है, वो गंदी लगने लग जाती है गाड़ी। ठीक है, तो मैंने उस चीज को मैं कहा इसको आपको कम करना पड़ेगा। बाकी ये समझ लो कि 12.5 से 12.75 के बीच में मेरे को ये गाड़ी ऑन रोड पड़ गई। तो देखो मनीष जी से बात करने में तो मजा इतना आ रहा है कि मेरे को लगता है कि मैं 2 घंटे की वीडियो भी बना लूँ ना, डिटेल तो आपको सभी मिल जाएगी, गाड़ी की बिल्कुल इन्फॉर्मेशन, गाड़ी की जो भी इन्फॉर्मेशन है ना वो आपको प्रॉपर मिल जाएगी। तो आप ज़्यादा लंबा टाइम तो नहीं लेंगे। तो सर मेरे को एक चीज़ और बता दो, जब आपने रात के टाइम में गाड़ी को ड्राइव किया है? जी। तो सर हेडलाइट का थ्रो अपने को कैसे मिलता है? हेडलाइट का थ्रो देखो, इसका एक तो जो DRL जो रात में जलती है जी,
वो देखने में मतलब ठीक है, फ्रंट जैसा भी है वो, लेकिन सिर्फ लाइटें अगर आप देखोगे ना, आपको देख के ऐसा लगेगा अरे वाह क्या यानी कि जबरदस्त। दिल बाग बाग हो जाता जी, है। यानी जी। कि जो उसका जो लुक है ना लाइटिंग का, वास्तव में बड़ा प्यारा है। इसके जो लाइट जब रात के टाइम में जलती है ना, काफी ज्यादा खूबसूरत लगती जी। है। तो सर मेरे को लगता है कि कंपनी ने इस वेरिएंट के अंदर भी फॉग लैम्प तो ऐड कर देने चाहिए थे ना। जी जी, वो एक तो कमी तो है। वो एक कमी है। बाकी इसका जो हेडलाइट का रिस्पॉन्स बताऊं तो मतलब ठीक ठाक है, कोई बहुत ही ज्यादा नहीं है। बाकी वाइट एलईडी है, वो बहुत अच्छा वो यानी कि रिस्पॉन्स कुल मिला के अपना काम चल जाता जी, है। जी, काम चल रहा है। आफ्टर मार्केट अपने को काम चलाने नहीं, आफ्टर मार्केट में तो सिर्फ फॉग लैंप की जरूरत है। जी, और एक पार्सल ट्रे अगर कंपनी अवेलेबल करा दे तो। यार ये तो गलत बात है। कंपनी यानी कि कॉस्ट कटिंग करती जा रही है गाड़ियों के अंदर। जी, पहले ये जी। चीज क्या है कि अपने को अगर कोई 5 लाख की एल्टो भी लेते थे ना, उसके अंदर भी मिलती थी। जी। अब कितनी महंगी गाड़ी ले लो यार, छोटी छोटी चीजें हटा के और एसेसरीज के पार्ट कर दिए। अब ये तो यार गलत बात हो गई मनीष जी। ये तो है थोड़ा सा। ये ऐसा पता नहीं कंपनियां पैसे कमाने के चक्कर में क्या कर रही हैं, मतलब कि ये तो गाड़ी की बेसिक चीज होती है यार, इनको थोड़ी ना वो कर सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये तो गलत बात है आपकी। ये चीज तो देनी चाहिए। जी। तो ये अब आपने रिक्वायर्ड की थे तो अभी आप या फिर गए नहीं लेने के लिए? पार्सल ट्रे अभी तक अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अभी अवेलेबल है जी, ही नहीं। और फॉग लैम्प भी अभी अवेलेबल नहीं है। जी। बाकी मेरे को पता चला है कि दिल्ली करोल बाग में शायद अवेलेबल होंगे। वहाँ तो सर मैं बता दूं कि मैं जाके आया था एक बार। जी। जब ये लॉन्च हुई थी ना, उस टाइम बेस से टॉप करने का उनके पास सभी कनेक्टेड टेल लैंप वगैरह हर चीज उनके पास आ चुकी थी। जी। गाड़ी लॉन्च बाद में हुई है, लेकिन उनके पास सामान पहले आ जाता है तो- और वो बताते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल महिंद्रा का है। जी जी। तो वहाँ तो आपको मिल जाएंगे। शोरूम पे तो हो सकता है आपको 2 महीने हाँ, नहीं मिले, हाँ। लेकिन दिल्ली करोल बाग तो मिल जाएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है, दिल्ली का चक्कर लगेगा। तो वैसे तो मैं जाता रहता हूँ, अगर जैसे भी होगा अवेलेबल होगी जी। तो कभी भी जाके वो चीजें इंस्टॉल करवा लेंगे। बाकी ये चीजें 2 चीजें जो मिसिंग है, ये तो कंपनी दे देती तो एकदम 100% परफेक्ट हो जाता। तो सर मेरे को बताओ, स्टीयरिंग की जो क्वालिटी है, इसकी जो वैसे रिस्पॉन्स लगा लो चलाते टाइम, या इसकी जो पकड़ के टाइम में जो लेदर फीलिंग है, टच है इसका, तो गाड़ी में जहाँ अपने को साइड टच मिलता है लेदर का, तो वो आपको ये एक्सपीरियंस और बता दो आप अपना। जी देखो, इसमें एक तो मेरे को ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि इसमें सॉफ्ट टच है जहाँ भी आपको टच करना है। बेशक ये नहीं है जो टॉप मॉडल में ऊपर का पार्ट भी थोड़ा सॉफ्ट टच है। और स्टीयरिंग में इसमें 3 मोड भी दिए हैं, ठीक है। आप इसमें एक तो कंफर्ट है, एक नॉर्मल है, एक स्पोर्ट मोड है। तो उसमें क्या स्टीयरिंग हल्का भारी होता है, तो अपना नॉर्मल मोड में एकदम ठीक दिखती है, ठीक चलती है। बट कंफर्ट मोड में अगर आप इसको चलाओगे तो बहुत हल्का स्टीयरिंग हो जाता है, और मेरे को लगता है उसमें आपको चलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा कटाई कर लोगे, ठीक है। तो अगर आप बहुत एक्सपीरियंस ड्राइवर हो तो ही आप कंफर्ट मोड में चलाओ, बाकी उतना कुछ फर्क नहीं है। और स्पोर्ट्स मोड में थोड़ा हार्ड हो जाएगा स्टीयरिंग, उससे उतना थोड़ा फर्क है कि अगर आप सिटी में अगर बहुत ज्यादा चला रहे हो तो आप कंफर्ट मोड में चलाओ, बाकी नॉर्मल में ठीक है काफी। तो मनीष जी, मेरे को ये फीचर जो स्टीयरिंग वाली जो मोड मिली है ना, ये मेरे को फीचर्स ऐसे मिले कि मेरे को लगता है कि अपन जब चल जाते हैं ना 30-40 वाली रेंज के अंदर जाते हैं, वो उस रेंज के अंदर अपने को ये फीचर्स अवेलेबल होते हैं। तो ये चीज तो महिंद्रा ने शायद काफी अच्छी की है। तो महिंद्रा ने क्या है कि इसके साथ खेला तो है गाड़ी बनाते टाइम, चाहे डिजाइन लगा लो चाहे फीचर्स लगा लो, उसने बाकी काफी जो इसका इंजीनियर है उन्होंने काफी सोच समझ के इसको डिजाइन किया है। नो डाउट प्रोडक्ट तो काफी परफेक्ट निकाला है। वही क्योंकि लोग बोलते हैं कि ये कि एवरेज के नाम पे, तो एवरेज भी मेरे को लगता नहीं कि इतनी कम है। नहीं, उतना कुछ फर्क नहीं है। अब आप अगर कंपेयर करोगे कि भाई स्विफ्ट की एवरेज से कंपेयर करोगे तो भाई स्विफ्ट की बिल्ड क्वालिटी भी आप देखो, ठीक है। तो वो चीजें हैं। बाकी अगर ओवरऑल पैकेज देखें तो काफी अच्छा है। थोड़ा सा ये है कि एवरेज नॉर्मल है, ये नहीं कहूंगा कि बहुत कम है। बाकी अगर आप बड़ी गाड़ियां देखोगे, मान लो पेट्रोल में जो आ रही है, इनोवा है या स्कॉर्पियो एन है, वो भी लोग चलाते हैं 7-8 की एवरेज पे, ठीक है। तो अब तो ऐसा है कि या तो आप पेट्रोल लो या इलेक्ट्रिक लो, डीजल तो भाई बहुत ऐसा है कि गवर्नमेंट कब बंद कर दे कुछ पता नहीं, ठीक है। मनीष जी, जैसे आपने बताया कि आपने बेलेनो भी चलाई है, XUV 500 भी चलाई है महिंद्रा की, और ये अब आप 3XO भी चला रहे हो,
तो अब जैसे बलेनो चलाई, आप रोड पे जब चलते हो तो ओवरटेक वगैरह करते हो तो इंजन में कहीं आपको पावर की कहीं कमी नज़र आती है इसमें? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। और मेन बात इसके पीछे जाने की यही थी कि इसका इंजन बड़ा पावरफुल है। अगर कंपटीशन में देखोगे जी। तो इससे ऊपर वाली गाड़ी क्रेटा सेल्टोस में भी इतना पावरफुल इंजन नहीं है। राइट। तो वो चीज़ सबसे बढ़िया है कि इसमें पावर की तो बिल्कुल कमी नहीं है। ओवरटेक वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि आपको तो एक्सीलेटर पर हल्का सा छेड़ना है। जी, बस उतना ही है। ठीक है। और मतलब कब गाड़ी स्पीड पकड़ जाती है बिल्कुल पता ही नहीं क्योंकि चलता। अंदर बैठे थे ना गाड़ी में, जब मनीष जी ने बताया था कि गाड़ी पे हल्का सा एक्सीलेटर पे पैर रखते ही रॉकेट की तरह चलती है गाड़ी। तो पावर तो यानी कि आपके हिसाब से पावर के मामले में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कोई पड़ता है। compromise नहीं। तो सर आप मेरे को फाइनली बता दो कि इस गाड़ी के अंदर आपको प्रॉपर जो कमी देखने को मिली, कुछ बुराइयां जो गाड़ी हर चीज के अंदर होती है, जी। कोई भी चीज परफेक्ट तो नहीं होती, तो वो आपको इसमें क्या क्या कमियां देखने को लगी? तो देखो, कमी तो सबसे एक कमी है जो मतलब एक तरह से महिंद्रा ने थोड़ा बहुत उस पर काम भी किया है। जी। फिर भी वो मैं बोलूँगा कि है, बाकी इस साइज में अब उसको कमी बोलने की मान लो एक तरीके का एडजस्टमेंट ही है, वो है बूट स्पेस। बूट स्पेस। जी, राइट। ठीक है। उसके अलावा तो एक थोड़ा ये है कि भाई एवरेज है तो इतना पावरफुल इंजन है तो एवरेज पे भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा कमियां नहीं है, कॉम्प्रोमाइजेज हैं एक दो। हाँ। बाकी ओवरऑल देखें तो काफ़ी अच्छा पैकेज है। चलो सर, एक लास्ट सवाल आपसे। लास्ट सवाल ये है कि जैसे इसके अंदर अपने को क्या चीज़ अच्छी देखने को लगी आपको? क्योंकि एक चीज़ तो मेरे को इसमें जो सबसे परफेक्ट लगी ना, वो स्टीयरिंग के अंदर अपने को जो मोड मिलते हैं ना, 3 मोड, तो वो मेरे को लगता है कि जैसे मैंने पहले भी बताया था, 30 लाख के ऊपर बजट के अंदर अपन जाते हैं ना, तब जाके अपने को वो फीचर्स अवेलेबल हो पाते हैं। लेकिन वो महिंद्रा ने इसी प्राइस सेगमेंट के अंदर अपने को इसमें अवेलेबल करवा रखे हैं। तो इसके अंदर क्या खूबी आपको लगी जो आप बताना चाहोगे? देखो, मेरे को सबसे ज़रूरी बात बोलूँ, मेरे को एक्सटीरियर से ज़्यादा इंटीरियर पे मेरा ज़्यादा फोकस है। जी। और मेरा मानना ये है कि आप एज ए ओनर गाड़ी के बाहर नहीं, गाड़ी के अंदर बैठते हो, Right, आपका ज़्यादा right. टाइम अंदर रहता है। ठीक है। तो पहली चीज़ आप ये देखो कि इंटीरियर में आप कंफर्टेबल हो कि नहीं, और मैं बोलूँगा इंटीरियर से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। एक्सटीरियर में देखो वो पर्सनल चॉइस है, बाहर से आपको देखने वाले को अच्छी लगे हाँ। ना लगे। ठीक है। बाकी इतना कुछ ऐसा कमी नहीं है एक्सटीरियर में भी, ओके है। ठीक है। तो बाकी मैं बोलूँगा प्रीफर करूँगा इंटीरियर इसका काफ़ी बेटर है कंपटीशन वगैरह से भी, और आज के डे में सारे फीचर्स भी अवेलेबल करा दिए। चलो ठीक है मनीष जी, आप मेरे को ये बता दो कि आप इस गाड़ी को लेकर लोगों को क्या सजेशन देना चाहोगे? उनको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? या देखो, अगर आपका बजट है 12, 13, 15 लाख तक, और आप एक ये सोच रहे हो कि मैं कोई 4 मीटर से लंबी क्रेटा या सेल्टोस पे जाऊं, तो उसमें आपको उसका बेस मॉडल या बेस से एक ऊपर मिलेगा, और उसमें आपको काम कराना पड़ेगा वही 1-1.5 लाख रुपए लगा के। उससे बढ़िया है अगर आप चाहते हो कि कंपनी से ही आपको सारा काम होके मिले और बेस्ट क्वालिटी मिले, तो आप ये मॉडल ले सकते हो। चलो ठीक है मनीष जी, आज आपका टाइम तो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा खिंच गया तो आप कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपका ओनर का इस गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस बताया। ओनर काफ़ी शानदार और एक्सपीरियंस वाला था, उन्होंने पहले भी 3 गाड़ियाँ रख चुके हैं वो। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द और एक नई वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।